ABCD बोलिए और कोविड को सदा के लिए अलविदा कहिए। इसमें आरएनए वायरस है। वायरस दो प्रकार के होते हैं, या तो आरएनए होगा उसके अंदर या डीएनए होगा। जितने भी आरएनए वायरस हैं वो म्यूटेट करते हैं। वैक्सीनेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट वैक्सीन बन सकती है। तो हम लोग ने वैक्सीन बनाई, कोविड-19 की वैक्सीन बनाई, लेकिन फिर ये म्यूटेट कर गया। फॉर एग्जाम्पल जब म्यूटेट कर गया तो कोविड-20 हो गया, फिर म्यूटेट 21 हो गया, कोविड-22 हो गया, कोविड-23 हो गया। तो वैक्सीन तो मेरे पास कोविड-19 की है, कोविड-23 की थोड़ी ना है। जब पृथ्वी का जन्म हुआ है तो मॉडर्न मेडिसिन तो थी नहीं, आयुर्वेद था। आयुर्वेद में आज भी वो टेक्नोलॉजी लिखी है जो हम मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। और जितने फास्ट फूड हैं, जिसको आप फास्ट कहते हैं, फास्ट नहीं, उससे दूर हैं, क्योंकि जितना फास्ट खाएंगे उतना फास्ट जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया। दीर्घ आयु भव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मृदुल मेहरोत्रा, प्रोफेसर इन इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब फिर से जो है कोरोना का न्यू वेरिएंट आ चुका है, तो हम जानते हैं कि उससे कैसे लड़ सकते हैं और उससे कैसे फिट रह सकते हैं, और उससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उस सारे सवालों के जवाब इनसे जानेंगे। अच्छा, इनकी पंचलाइन है, पंचलाइन क्या है? पंचलाइन ये है कि ABCD बोलिए और कोविड को सदा के लिए अलविदा कहिए। हाँ, तो ये आप बता सकते हैं क्या है, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? बहुत बढ़िया, क्योंकि हम प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में और पिछले 30 साल से पढ़ा भी रहे हैं, तो बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं कि बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। इसलिए आम जनता भी बहुत आराम से याद कर सकती है, इसको अमल में ला सकती है और सदा के लिए स्वस्थ रह सकती है। जैसे विटामिन ए। विटामिन ए एक इतना इम्पॉर्टेंट पदार्थ होता है जो हमारे सांस की नली की जो मिकोजा होती है, उसके ऊपर हेयर्स होते हैं सेल्स में, उसका मूवमेंट होता है। तो उस मिकोजा को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। तो विटामिन ए जिन जिन चीज़ों में होता है उसका सेवन करना चाहिए। जैसे पीले पदार्थों में होता है। कौन कौन से पीले पदार्थ है? सिर्फ पपीता है, उसमें होता है, चीज़ है, बटर है और आम है। जितने भी पीले पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है। तो अंडा है, अंडे का बीच का पोर्शन है, तो इनको खाइए। विटामिन ए अच्छा आपके ब्लड में आएगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सांस की नली की इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जैसे कोई बाहर का एजेंट आपके अंदर आएगा उसको मार दिया जाएगा मेरे सांस की नली के द्वारा। अब विटामिन ए जो है दूध में जरा होता तो है, लेकिन उसकी मात्रा और अच्छी होने के लिए हम क्या करेंगे कि विटामिन ए की ड्रॉप्स भी बच्चों को पिलाते हैं। जैसे हमारी सरकार भी विटामिन ए की ड्रॉप्स पिलाती है बच्चों को, बहुत ही सस्ते में मिल जाती है, तो विटामिन ए की ड्रॉप्स पिलाते हैं। आप भी विटामिन ए इन पदार्थों में खा सकते हैं। तो ये हो गया विटामिन ए। अब दूसरा आता है विटामिन बी। विटामिन B12 एक इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे देश में 88% लोगों को ब्लड में कम पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो विटामिन B12 बहुत कम पाया जाता है और 88% लोगों में कम पाया जाता है। विटामिन B12 कहाँ से पाया जाता है? मछली में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, नॉनवेज प्रोडक्ट्स में ज़्यादा पाया जाता है और अंडे में पाया जाता है। तो हमारे देश में ज़्यादातर लोग तो नॉन वेजिटेरियन खाते नहीं हैं, नॉन वेज खाते नहीं हैं। जब नॉन वेज खाएंगे नहीं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो वेजिटेरियंस जो होते हैं उनमें विटामिन B12 कहाँ से बनता है? मेरे आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो विटामिन B12 बनाते हैं। जैसे फिजोबैक्टीरियम है, बिफिडोबैक्टीरियम है, इकोलाई है, एंट्रोकॉकस है, ये सब बनाते हैं विटामिन B12। और विटामिन के भी बनाते हैं। कुछ फंगस भी मेरे हाथों में रहते हैं, फ्रेंडली फंगस, वो बनाते हैं, जैसे सेक्नोमाइसिटीज सर्विसी बनाता है। तो विटामिन B12 जब बनता है तो हमारे रेड ब्लड सेल्स को मोटा कर देता है, तगड़ा कर देता है, और RBC जो है बाहर जब विटामिन B12 प्राप्त करते हैं तो तंदुरुस्त हो जाते हैं, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है और वो विभिन्न ऑर्गन्स को अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। जब अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, सांस की नली है, फेफड़े हैं, हार्ट है, सब तंदुरुस्त हो जाएंगे। कोई भी बाहर से आक्रमण होगा, चाहे वायरस का हो, बैक्टीरिया का हो, फंगस का हो, प्रोटोजोआ का है, वो मारा जाएगा। तो B12 ऐसे प्राप्त करेंगे। नॉनवेज नहीं खा पा रहे हैं तो आंतों के बैक्टीरिया को ठीक करेंगे। तो करेंगे कैसे ठीक? अब आजकल गट मेडिसिन का नया कंसेप्ट आया है विदेशों में कि सारी बीमारियों का उदय पेट से होता है। जो आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनियाँ कह गए, अब मॉडर्न मेडिसिन उसको मान रही है। तो पेट की बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी अगर हम फ्रेंडली बैक्टीरिया खाएं और उनको उगाएं। तो फ्रेंडली बैक्टीरिया खाने का तरीका सबसे आसान है दही। उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, तो थोड़ा सा दही खाएंगे, उसमें नमक चीनी ना डाल दीजिएगा, नहीं तो बैक्टीरिया मर जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से। सादा बैक्टीरिया खाएं, सादा बैक्टीरिया इन्हें दही के रूप में खाएंगे और दही हमारे आंतों में जाएगा, B12 बनाएगा। जो लोग के अंदर विटामिन B12 बहुत कम होता है उनके इंजेक्शंस भी लगते हैं।
आपने नाम सुना होगा, न्यूरोबियन का इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है, उसकी न्यूरोबियन की कैप्सूल्स आ रही हैं, बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल्स आ रही हैं। तो जब ब्लड हम टेस्ट करते हैं तो उस हिसाब से पता चल जाता है कि वो मरीज B12 से ठीक खाने से ठीक होगा कि इंजेक्शन से ठीक होगा कि कैप्सूल से ठीक होगा, ठीक है। उसका विटामिन B12 लेवल हम बढ़ा देते हैं और उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। यानी कि हम आंतों के बैक्टीरिया को ग्रो भी करा सकते हैं कैप्सूल्स खा के। आजकल बहुत सारी कैप्सूल्स आ रही हैं मार्केट में, जिसमें एंट्रोकोकस पड़ा हुआ है, क्लॉस्ट्रिडियम पड़ा हुआ है, बिफिडोबैक्टीरियम पड़ा है, सब फ्रेंडली बैक्टीरियम है और हमारे आंतों में जाएंगे, ग्रो करेंगे, बढ़िया B12 बनेगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमने विटामिन A बता दिया, विटामिन B बता दिया, विटामिन C आया। विटामिन C जो है सिट्रस फ्रूट्स में होता है, यानी कि अनार है, संतरा है, मौसम्मी है, मिर्चा है, इनमें होता है। तो विटामिन C जो है दूध में कम होता है। तो बच्चे दूध ज़्यादा पीते हैं तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो बच्चों में भी आजकल निमोनिया फैल रहा है, वो कोविड की वजह से, JN1 की वजह से नहीं है, वो रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस है, ठीक है, वो डिफरेंट निमोनिया है। और यंग अडल्ट में भी आजकल निमोनिया हो रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, वो कोविड JN1.1 नहीं है, लेकिन वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, जिसको ट्रैवलर्स निमोनिया भी कहते हैं, यानी कि आराम से मरीज चलता फिरता रहता है, खांसता रहता है, इन्फेक्शन फैलाता रहता है। तो ऐसे मरीजों को कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा और इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, डॉक्टर को दिखा के दवाई खा के ठीक हो जाना होगा, मास्क पहनना होगा। आपके पास मास्क नहीं है तो गमछा डाल लीजिए, गमछा जैसे 3 लेयर होती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री डालते हैं, गमछा डालिए, 3-4 लेयर्स होती हैं, वायरस वैसे रुक जाएगा, बैक्टीरिया रुक जाएगा और लगभग मास्क की तरह काम करता है, सबसे सस्ता और टिकाऊ यंत्र। तो विटामिन C है, सिट्रस फ्रूट्स खाएंगे, मिर्चे में भी होता है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। विटामिन C की टैबलेट्स भी आती हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा विटामिन C नहीं खाएंगे बिना डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड होता ही है, ज़्यादा खाएंगे एसिडिटी हो जाएगी, पेट में जलन पैदा हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही खाएंगे, जो डॉक्टर आपका बताएगा, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। अब लास्ट आता है ABC में के बाद D, विटामिन D। विटामिन D कितना इंपॉर्टेंट पदार्थ है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो कोविड तो छोड़िए, कैंसर को भी रोज मारता है मेरे शरीर के अंदर, लेकिन 90% से ऊपर जितने भी इंडियंस हैं उनमें विटामिन D की भी कमी होती है। जबकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा सूरज उगता है और इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं, लेकिन होता क्या है कि विटामिन D हमारे स्किन के द्वारा इंडियंस में 40 मिनट में बनता है। उसकी साइकिल जो होती है, उसके बनाने की प्रक्रिया जो होती है मेरे स्किन के द्वारा सूरज की रोशनी के तहत, वो 40 मिनट होती है। यानी 40 मिनट अगर हम एक्सपोज रहेंगे सूरज की रोशनी में तभी विटामिन D बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन आजकल तो सब लोग फ्लैट में रहते हैं, सब कुछ फ्लैट है, तो डी आएगा कहाँ से? सूरज की रोशनी तो है ही नहीं, तो डी आएगा कहाँ से? और जब डी आएगा नहीं तो इम्यूनिटी घटेगी, स्किन में सूखापन आएगा, बाल झड़ेंगे, जिससे भी पूछ लीजिए आजकल, हाँ बाल झड़ रहे हैं, स्किन सूख रही है, भूख कम हो जाती है, सब विटामिन डी। डिप्रेशन होता है, मन नहीं लगता, सब विटामिन डी की कमी से होता है। इतना इंपॉर्टेंट विटामिन डी है, तो आएगा कहाँ से? सूरज की रोशनी से आएगा। इसलिए हमारे बाबा दादा नानी और सब दादी जो है बच्चों को धूप में तेल लगाती थी, बच्चे स्ट्रांग होते थे, उनकी हड्डियां स्ट्रांग होती थी। आजकल जिसको देखो धूप में तो बैठता नहीं है, हाँ फ्रैक्चर हो जाएगा, नलियां पड़वा लेगा, उसमें अपना स्टेटस सिंबल समझ रहा है। अरे धूप में तो बैठ जाओ, योगा कर लो, नहीं करेंगे साहब। अरे भाई हमारे देश की चीज़ है, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जो एक्सरसाइज करने से हमारे इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन, सूजन की प्रोटीन्स बनती है, वो मर जाती है। यानी योगा करने से CRP मर जाता है। तो आपने देखा होगा CRP टेस्ट कराते हैं, जब हम योगा करेंगे तो CRP टेस्ट नेगेटिव आएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो धूप में बैठिए, योगा करिए, विटामिन डी प्राप्त करिए और ऐसी इम्यूनिटी गेन करिए, ABCD। और इम्यूनिटी कोविड क्या, इन्फेक्शन क्या, कैंसर क्या, सबसे आपको मुक्त रखेगी और सब कुछ इम्यूनिटी है। ABCD करिए, बोलिए और कोविड को सदा के लिए अलविदा कहिए। मुझे लगता है कि इतना अच्छा एक्सप्लेन किया डॉक्टर मृदुल मेहत्रा ने, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ABCD कहिए और कोरोना को हमेशा के लिए कहिए बाय बाय। तो अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि ये जो कोरोना का वेरिएंट है, इसमें म्यूटेशन क्यों होता है? बहुत बढ़िया सवाल। इसमें ये RNA वायरस है। वायरस 2 प्रकार के होते हैं, या तो RNA होगा उसके अंदर या DNA होगा। जितने भी RNA वायरस हैं वो म्यूटेट करते हैं। हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो इतने कमज़ोर वायरस होते हैं, फ्रेजाइल वायरस होते हैं, रुई जैसे होते हैं। वो जब एक दूसरे से फैलते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से, एक ट्रांसमिसिबिलिटी की वजह से, ज़्यादा ट्रैवल की वजह से ये टूटते रहते हैं और जितना इनको तंग किया जाएगा उतना टूट जाते हैं। यानी कि आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, भीड़ भाड़ में कर रहे हैं, रह रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, क्योंकि जब हम खांसते छींकते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो मेरे खांसने और छींकने की जो पार्टिकल होते हैं उसकी जो वेलोसिटी होती है 500 किलोमीटर पर आवर होती है। यानी हम अगर खांस रहे हैं, उसमें कोई ड्रॉपलेट निकल रहा है, उस पर मान लीजिए हम बैठ जाएं तो 1 घंटे में लखनऊ दिल्ली पहुंच जाएंगे, इतनी तेज ट्रांसमिसिबिलिटी होती है। इसलिए जो ये JN1.1 वायरस है, नया वेरिएंट, ये बहुत हाईली ट्रांसमिसिबल है,
बहुत तेज फैलता है, यानी अगल बगल के लोगों को भी इन्फेक्ट कर देगा, बच्चों को भी इन्फेक्ट कर देगा, बुढ़ों को भी इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसमिसिबिलिटी होती है, एंटीजेनिक शिफ्ट होता है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है। तो एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट की वजह से इसमें म्यूटेशन होते हैं। मान लीजिए आप एक घर से दूसरे घर जब जाते हैं तो उसको शिफ्ट करते हैं, आप शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा चेंज होता है वायरस, तो उसको एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। जब वो खिसकता है जरा जरा सा तो इसको एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की वजह से ये म्यूटेट करता है और हर 6 महीने पे नया रूप धारण करता है। अच्छा, तो मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि वैक्सीनेशन का क्या रोल होता है? वैक्सीनेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट वैक्सीन बन सकती है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, पहले इन्फ्लुएंजा 1, 2, 3 थे, तो हम लोग ने वैक्सीन बनाई, कोविड-19 की वैक्सीन बनाई, लेकिन फिर ये म्यूटेट कर गया। फॉर एग्जाम्पल जब म्यूटेट कर गया तो कोविड-20 हो गया, फिर म्यूटेट 21 हो गया, कोविड-22 हो गया, 23 हो गया। तो वैक्सीन तो मेरे पास कोविड-19 की है, कोविड-23 की थोड़ी ना है। ठीक है, लेकिन हाँ जो हमारी देश की वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, उसने क्या किया है, जैसे ये वायरस है, इस वायरस को पूरे को मार के इसकी प्रोटीन से कोवैक्सीन बना ली। यानी जो भी म्यूटेट करेगा वायरस, उसमें मूल शरीर का कोई ना कोई तो हिस्सा होगा। तो जिनको वैक्सीन लगी है उनको एंटीबॉडीज इस मूल शरीर के अगेंस्ट तो है, यानी कि उसको इन्फेक्शन से बचाएगी। अगर हो भी जाएगा तो सीवियरिटी बचाएगी। ठीक है, तो इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत तो दे सकती है, लेकिन जब म्यूटेशन हो जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा, तो पूरी तरह से नहीं बचा पाएगी। तो हमें यही करना होगा कि जब कोविड-19 की वैक्सीन बनी है, अगर कोविड-23 फैलता है तो कोविड-23 की भी बनानी होगी। जैसे इन्फ्लुएंजा 1, 2, 3 है, पेंटावेलेंट वैक्सीन आजकल चल रही है, 5 स्ट्रेन की वैक्सीन इन्फ्लुएंजा में देते हैं, जिसको फ्लू कहते हैं। वैसे कोविड में भी करना पड़ेगा। तो ये एक नया कंसेप्ट आ सकता है कि आगे चल के हम पॉलीवेलेंट कोविड वैक्सीन बनाएं और फिर सारे स्ट्रेन से ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो, JN1 हो, सब उसमें कवर्ड होंगे, तो फिर और इम्यूनिटी अच्छी होगी और हम सदा के लिए स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, अगर वैक्सीन की बात ना करें, अगर जैसे ये क्या कहते हैं, कोरोना वायरस जो है म्यूटेट होते रहते हैं और वो और खतरनाक होते रहते हैं, तो उनसे कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि इतनी जल्दी तो वैक्सीन तो तैयार हो नहीं सकती, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? बहुत अभी हम आपको बताया मैंने, ABCD बोलिए और सारे कोरोना को दूर करिए, केवल है ABCD। ठीक है, और जो हमारे बाबा दादा खाते थे वो खाना खाएंगे, दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल। ठीक है, और जितने फास्ट फूड हैं, जिसको आप फास्ट कहते हैं, फास्ट नहीं, उससे दूर रहेंगे। खा सकते हैं कभी कभी, लेकिन दूर रहेंगे, क्योंकि जितना फास्ट खाएंगे उतना फास्ट जाएंगे। तो आने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं, तो कम से कम खाएंगे, फास्ट स्लो रहेंगे, दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल सब खाएंगे और सदा के लिए स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, ये जो आपने बोला फास्ट, ये बेसिकली ये यूथ के लिए है, यंग जनरेशन के सबके लिए है, सबके लिए है। ठीक है, कभी फ्री का मिल जाएगा तो खा लेंगे, पैसा खर्च करके थोड़ी ना अपने फास्ट जाने के लिए आए हैं। बात है। अच्छा, तो अब कोरोना से तो बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। अब बेसिकली सवाल ये करते हैं कि आज देख रहे हैं कि लोगों का खान पान बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, लोगों को बहुत इजीली बहुत सारी बीमारियां हो जा रही बहुत कम उम्र में, तो कैसे फिट रख सकते हैं खुद को? देखिए, आजकल इतनी मिलावट है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, हमारी पृथ्वी की शक्ति उतनी है नहीं। ठीक है, तो उसमें मैन्योरिंग आर्टिफिशियल पड़ती है। तो आजकल वही ऑर्गेनिक कंसेप्ट आ गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं। जैसे हमारा एक स्टेट है सिक्किम, वहाँ सब ऑर्गेनिक हो गया। यानी कि हम अगर छोटा सी ज़मीन हमारे पास है, चाहे खेत हो, खलियान हो, छोटा सा लॉन है, उसमें तो ऑर्गेनिक का काम कर सकते हैं अपने परिवार के लिए। केवल गाय को रखना है, पशु को रखना है, गाय माता को रखना है, उनका दूध पीना है जिसमें फैट कम होता है, ट्राइग्लिसराइड कम होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उनको भी रखिए। उनके गोबर से खाद बनाइए, उस खाद को डालिए जैसे हमारे पूर्वज करते थे, और वो 100 साल क्या 400 साल जिंदा रहते थे। ठीक है, आजकल 60 साल 70 साल में सब लोग चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज कॉज कर रहे हैं, अपनी शैली को बदल रहे हैं। अपनी शैली को नहीं बदलना है, अपने देश की शैली को सदा मेंटेन रखना है, तब हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। यानी कि इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे जो हमारे बाबा दादा करते थे, और सदा स्वस्थ रहेंगे और कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर, मेरे मन में एक सवाल और है, ये आयुर्वेद और एलोपैथ में बहुत एक युद्ध चलता रहता है, एक दूसरे को डिमेंड करते रहते हैं। एलोपैथ सोचता है कि लोग मेरे पास आए, आयुर्वेद सोचता है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो करे तो ज़्यादा फायदा होगा लोगों को। आपका इस पे क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ऐसा है, जो सबसे पहले जो हमारी पैथी है, जब पृथ्वी का जन्म हुआ है तो मॉडर्न मेडिसिन तो थी नहीं, आयुर्वेद था।
आयुर्वेद में आज भी वो टेक्नोलॉजी लिखी है जो हम मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे शोधन लिखा है, ठीक है, शोधन अब हम उसको डिस्टिलेशन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, नैनो पार्टिकल फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक। तो जितनी भी चीज़ें हम इन विट्रो प्रूव कर देते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर, लैब के अंदर प्रूव कर देते हैं, वो मॉडर्न हो जाती है। आती वो आयुर्वेद से है, यानी उसकी जननी जो आयुर्वेद है, यानी ये चरक संहिता है, ये भी मैंने पढ़ी हुई है, और ये मॉडर्न मेडिसिन की हैरिसन है, ये भी पढ़ी हुई है। तो इसमें हम जब देखते हैं, पूरा पढ़ के देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कि इसी की चीज़ तो इस पर लिखी हुई है। बस इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने कर लिए वो इसमें लिख दिए, जो हम नहीं कर पाए, जो इसमें सफल नहीं हो पाए, वो नहीं लिखे। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि ये गलत हो गई, दोनों सही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमको अपने आयुर्वेद को बढ़ाना होगा, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के लिए उसको प्रूव करना होगा, लैब के अंदर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से प्रूव करना होगा। यानी कि सारे कल्चर्स, क्लिनिक कल्चर्स, आर्टिफिशियल मीडियम इस्तेमाल करने होंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने आयुर्वेद को साइंटिफिकली प्रूव करना होगा। और तब देखेंगे तो आप देखेंगे मॉडर्न मेडिसिन वही है जो हमारी चरक संहिता है। चरक संहिता जो चरक जी लिख के चले गए, यानी कि अगर हम चाहें, हमारी देश की सरकार चाहे तो मॉडर्न मेडिसिन से अच्छी हो सकती है, बस इसको प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताते हैं, हल्दी में करक्यूमिन होता है। विदेशों में करक्यूमिन के इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, 12-12 मंजिल के इंस्टीट्यूट बन गए। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारी हल्दी विदेश लोग खेल रहे हैं। क्या करते हैं वो लोग? करक्यूमिन जो हम हल्दी में खाते हैं वो फैट सॉल्युबल होता है, पानी के कंटैक्ट में आके करक्यूमिन खराब हो जाता है। तो अगर हम दूध में हल्दी खाएंगे तो एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि दूध में फैट होता है, तो दूध में हल्दी हम लोग पीते हैं, लेकिन वो 2.8% एब्जॉर्ब होता है। जब हमने साइंस में इसको स्टडी किया, इन विट्रो लैब के अंदर स्टडी किया। लेकिन अगर शोधन कर दे, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, फ्रैगमेंटेशन, डिस्टिलेशन, यानी नैनो पार्टिकल्स बना लें, तो हल्दी का जो एब्जॉर्प्शन होती है, जो बायोबिलिटी, वो 2.5% से उठ के 96% हो जाती है। यानी कि करक्यूमिन के जो विदेशी लोग जो है टैबलेट्स बना रहे हैं, वो जेल फॉर्म में बना रहे हैं, नैनो फॉर्म में बना रहे हैं, यानी कि इस तरह के टैबलेट्स आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह के जब टैबलेट्स आ रहे हैं तो हम चूसते हैं तो ये नैनो फॉर्म्स होते हैं, और इनकी अवेलेबिलिटी 96% हो जाती है, और इम्यूनिटी इतनी ऐसी बढ़ जाती है कि वायरस इन्फेक्शन तो कभी छोड़िए, कभी होएगा ही नहीं, कैंसर तक लोगों के कम हो जाते हैं, कैंसर के मरीज तक इंप्रूव करने लगते हैं। तो हमको अपनी देश की विद्या जो आयुर्वेद है उसको मॉडर्न मेडिसिन में प्रूव करना होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत है, और तब हमारा देश विश्व गुरु कहलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे लगता है आप सभी को कोरोना से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जो कि मेरे भी मन में थे। और कैसे फिट रह सकते हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, तो आप उस चीज़ का खास ख्याल रखें, जो भी डॉक्टर ने बताया उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करें। और ऐसे ही सवालों के तमाम जवाब जानने के लिए बने रहिए दीर्घ आयु भव में।